Assalamualaikum, this is Iman Nadeem and today I am going to explain the chapter number 3 of Financial and Managerial Accounting और इस चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग साइकिल कैप्चरिंग इकोनॉमिक इवेंट्स। या इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि जो अकाउंटिंग का साइकिल है यानी किस तरह से इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है और किस तरह से ये पूरा प्रोसेस या साइकिल वर्क करता है और किस ड्यूरेशन में वर्क करता है यानी कि कितनी दफ़ा होता है, ये सारा जो है ये हम इस देखेंगे। तो अगर अकाउंटिंग साइकिल की बात की जाए, ये स्टार्ट तो होता है कि किस तरह से इनिशियल जो रिकॉर्डिंग होती है बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज़ या ट्रांजैक्शंस हो रही होती है उनके रिकॉर्ड से, और एंड होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, और उसके बाद भी कुछ स्टेप्स हैं। तो अगर इसमें टोटल स्टेप्स देखें तो इसमें 8 जो स्टेप्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं मेनली। सबसे पहले इसमें हम जर्नलाइज करते हैं यानी कि जो भी हमारी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, उसके बाद उनकी पोस्टिंग करते हैं लेजर में, उसके बाद उनका एक अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद एडजस्टमेंट्स की जाती हैं, एडजस्टमेंट्स करने के बाद यानी कि एडजस्टिंग एंट्रीज वो करने के बाद एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, और उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की जाती हैं, और उसके बाद क्लोजिंग एंट्रीज की जाती हैं, और लास्ट पे आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है जिसको पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस भी कहा जाता है। ये टोटल 8 स्टेप्स होते हैं जो हर अकाउंटिंग साइकिल का हिस्सा होते हैं, और हर अकाउंटिंग पीरियड में इनको रिपीट किया जाता है ताकि सारा जो रिकॉर्ड है वो अप टू डेट रहे। अब अगर रोल की बात करें कि इस अकाउंटिंग रिकॉर्ड का जो है वो रोल क्या है, तो इसके 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स है। पहला होता है अकाउंटेबिलिटी, जो भी बिजनेस के अंदर एसेट्स और ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं या हिस्सा है बिजनेस का, उनकी अकाउंटेबिलिटी को एस्टेब्लिश करता है कि वो कब हुए, क्यों हुए और किस वजह से हुए, और उन्होंने क्या जो इफ़ेक्ट है वो छोड़ा बिजनेस पे। और ट्रैकिंग है इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव, जिसमें ये होता है कि ये बिज़नेस के अंदर जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, उनका एक ट्रैक रखता है। इसके अलावा इसके और भी ऑब्जेक्टिव्स है, यानी कि अगर हमें किसी स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम ये जो रिकॉर्ड है वहाँ से देख सकते हैं, या अगर हमें किसी डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को इवेलुएट करना है तो हमें उस डिपार्टमेंट से लिंक जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको देख सकते हैं। और इसके अलावा ये एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी होता है बिज़नेस के अंदर मौजूद तमाम ट्रांजैक्शंस का। उसके बाद है अकाउंटिंग साइकिल, जिसके मैंने पहले 8 स्टेप्स बताए हैं जो इसमें इन्वॉल्व है। अब इसके अगर मेनली देखा जाए तो ये इनिशियल रिकॉर्डिंग से शुरू होता है, जिसमें हम लोग जो ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाते हैं उस सारी इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे जो हमने गैदर की है, और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स तक आने में भी बीच में कुछ स्टेप्स हैं जो मैंने पहले बताए हैं, जर्नल, लेजर, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, एडजस्टिंग एंट्रीज, फिर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस वगैरह। और कंटिन्यूस साइकिल का मतलब है कि इस स्टेप्स को कंटिन्यूसली हम लोग रिपीट करते रहते हैं अपने रिपोर्ट्स को अप टू डेट रखने के लिए हर अकाउंटिंग पीरियड में। उसके बाद है कि एक अकाउंटिंग साइकिल में स्टेप्स कौन से होते हैं, तो इसमें जो मेनली स्टेप्स होते हैं वो ये जो इस चैप्टर में हम लोग जिन स्टेप्स की बात करेंगे वो 3 स्टेप्स की हम लोग बात करेंगे। इसमें पहला है जर्नलाइज ट्रांजैक्शंस को किस तरह से जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है, और उसके बाद उसको किस तरह से लेजर में पोस्ट किया जाता है उन जर्नल की एंट्रीज़ को, और उस जो लेजर की जो अकाउंट्स हैं उनकी बेसिस पे किस तरह से अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस जो है वो तैयार किया जाता है। सबसे पहले मैं बात करती हूँ लेजर की। वैसे तो अगर जर्नल की मैं बात करूँ तो उसमें सिंपली एंट्रीज जो भी होती हैं उनका एंट्रीज को पहले एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करें, फिर उनका इफेक्ट देखा जाता है, कौन सी अकाउंट्स पे उनका इफेक्ट है, और फिर उसको जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है। लेजर जो है ये किस तरह का लाइक है सेक्शन, इसमें हम लोगों ने हर जो भी अकाउंट है उसका एक इंडिविजुअल रिकॉर्ड बनाना होता है, यानी कि सेपरेट रिकॉर्ड होता है हर आइटम का, चाहे वो एसेट, लायबिलिटी, ओनर्स इक्विटी, रेवेन्यूज, एक्सपेंसेस, हर तरह के जो भी सारे अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं उन सब का। और इसमें जो लेकिन ये एक ऐसा सेक्शन है जिसके अंदर हर तरह का जो सारे यानी कि जो भी अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं फाइनेंशियल में वो उन सब का ये रिकॉर्ड होता है, तो इसलिए इसको लेजर कहा जाता है। और जो एक इसका यूजुअल एक अकाउंट होता है उसको लेजर अकाउंट कहते हैं। जो लेजर अकाउंट है इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है वो होती है टी अकाउंट। टी अकाउंट किस तरह से बनाया जाता है कि क्योंकि ये टी की फॉर्म में होता है, एक टी का अगर आप इसको ड्रॉ करें और एक तरफ आपकी क्रेडिट साइड हो, दूसरी तरफ डेबिट साइड हो, राइट साइड पे आपकी क्रेडिट साइड होगी और लेफ्ट साइड पे आपकी डेबिट साइड होगी, तो ये एक हमारे टी अकाउंट की फॉर्म में बनता है। तो ये इसकी जो लेजर अकाउंट है उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बनती है। उसके बाद अगर डेबिट और क्रेडिट देखें
तो अगर हम बैलेंस शीट के अकाउंट्स के डेबिट्स और क्रेडिट्स देखें, जैसे कि एसेट्स, इक्विटीज़ और लाइबिलिटीज़, तो इसमें जो एसेट्स होता है वो जब, बल्कि अगर मैं इसको इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दोनों के अकाउंट्स मिलाकर बताऊं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा कि जो 3 चीज़ें हैं, एसेट्स, उसके बाद लाइबिलिटीज़, ऑनर्स इक्विटी और रेवेन्यूज़, ये तीनों चीज़ें जब इंक्रीज़ होती हैं तो उसको क्रेडिट में रिकॉर्ड किया जाता है, और जब ये तीनों चीज़ें डिक्रीज़ होती हैं तो उसको डेबिट में रिकॉर्ड किया जाता है। इसके अलावा जो एसेट्स और एक्सपेंसेस हैं, ये जब इंक्रीज़ होते हैं तो इनको डेबिट में रिकॉर्ड किया जाता है, और ये जब डिक्रीज़ होते हैं तो इनको क्रेडिट में रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद है डबल एंट्री अकाउंटिंग। अब जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है अकाउंट्स में, उसके वो 2 तरह के अकाउंट्स को इफ़ेक्ट करती है। यानी कि अगर वो डेबिट को इफ़ेक्ट कर रही है तो उसी सेम अमाउंट से क्रेडिट को भी इफ़ेक्ट करती है। यानी कि इसका जो इफ़ेक्ट है वो डुअल होता है, यानी कि 2 तरह से ये इफ़ेक्ट करती है, इसलिए इसको डबल एंट्री अकाउंटिंग या कहा जाता है। और क्योंकि ये जितना इसमें ये होता है कि फ़र्ज़ करें कि आपने डेबिट किया है 200 की अमाउंट को, तो वो 200 की अमाउंट सेम तरीके से क्रेडिट भी होगी किसी ना किसी अकाउंट में, क्योंकि उसके इफ़ेक्ट को इक्वलाइज करने के लिए, बराबर करने के लिए, ठीक है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है तो उसके इफ़ेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये इसका क्या इफ़ेक्ट है अकाउंटिंग इक्वेशन पे, एसेट्स पे, लाइबिलिटीज़ पे या फिर ओनर्स इक्विटी पे। उसके बाद हम अकाउंट देखते हैं कि ये इस तीनों में से किस अकाउंट को इफ़ेक्ट कर रही है, और फिर हम देखते हैं कि ये इंक्रीज़ कर रही है या डिक्रीज़ कर रही है। तो अगर फ़र्ज़ करें कोई चीज़ एसेट्स में डेबिट बैलेंस में आ रही है तो वो यकीनन क्रेडिट बैलेंस में, ओनर्स इक्विटी या लाइबिलिटीज़ में किसी ना किसी तरह से सेम अमाउंट के साथ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगी, और इसके जो उसमें चेंजिंग्स है या उसमें जो चेंज आएगा उसको इक्वलाइज करेगी, बैलेंस करेगी। उसके बाद है रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस के, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किस तरह किया जाता है। ट्रांजैक्शंस को इधर अब 3 तरह की एग्जांपल्स हैं जिनको मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि इनको किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे। अब कैश इन्वेस्टमेंट, अगर हमने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है या हमारी कंपनी में किसी ने इन्वेस्ट किया है, तो इसका मतलब कि उसने हमें कैश दिया है और हमसे शेयर खरीदे हैं, ठीक है। तो अब कैश जो है वो हमारे पास इंक्रीज़ हो गया है, उसने हमें दिया, कैश इंक्रीज़ हो गया, कैश एसेट है तो एसेट इंक्रीज़ हो गया, तो डेबिट साइड पे एक इंक्रीज़ हो गया हमारे पास। दूसरी चीज़ जो है वो हमारे शेयर्स इंक्रीज़ हुए हैं, उसने हमसे शेयर्स खरीदे, हमारे शेयर्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो गए, शेयर कैपिटल इंक्रीज़ हो गया, तो वो सेम अमाउंट जो हमारे पास कैश किया, ये फ़र्ज़ करें अगर 1000 रुपये है तो वो 1000 रुपया ही शेयर कैपिटल में इंक्रीज़ भी होगा क्रेडिट साइड पे। तो ये इस तरह से ये जो एंट्री है वो बैलेंस कर देगी डेबिट के अकाउंट को और क्रेडिट के अकाउंट को। उसके बाद है परचेज ऑफ लॉन मूवर। तो इसमें क्या होता है कि अगर हमने कोई चीज़ ख़रीदी है, तो अब हमने लॉन मूवर ख़रीदा है और हमने यानी कि पैसे दिए हैं और वो हमने ख़रीदा है, वो एसेट आ गया हमारे पास और कैश हमारे पास से चला गया। यानी कि कैश एक एसेट है जो डिक्रीज़ हो गया है, फ़र्ज़ करें वो 100 रुपये का था, तो 100 रुपया एसेट्स में डिक्रीज़ हो गया, और हमने क्योंकि 100 रुपये का एक ख़रीदा है फिक्स्ड एसेट, तो वो जो हमारे पास इंक्रीज़ हो गया है तो वो एसेट में ही -100 और +100 हो जाएगा, तो बैलेंस 0 हो जाएगा। यानी कि इस तरह से ये अमाउंट जो है वो बैलेंस कर देगी क्रेडिट साइड को, डेबिट साइड को। उसके बाद है परचेज़ ऑफ ट्रक। बिल्कुल इसी तरह से ट्रक जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, कैश डिक्रीज़ हो जाएगा, और अगर ये हमने ट्रक ख़रीदा है उधार पे और हमने पैसे जो हैं वो इसके बाद में देने हैं, तो हमारे पास ट्रक आ गया, ट्रक जो हमारे एसेट्स में 100 रुपये का इंक्रीज़ हो जाएगा, और कैश है क्रेडिट के साथ डिक्रीज़ होगा क्योंकि अभी हमने उसको पैसे दिए नहीं हैं, अभी देने हैं, यानी कि नोट्स पेएबल है। तो लाइबिलिटीज़ में भी 100 रुपये जो है वो लाइबिलिटीज़ हमारी इंक्रीज़ हुई हैं, तो 100 रुपये से लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो जाएंगी। तो इस तरह क्रेडिट साइड और डेबिट साइड है वो दोनों बैलेंस आउट हो जाएंगी। अब जो ये इस तरह से जो एंट्रीज मैंने बताई हैं, इनको जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है, तो वहाँ पे इनको इसी तरह से रिकॉर्ड किया जाता है। जो भी ट्रांजैक्शन होती है या एक्टिविटी होती है उसका दो अकाउंट्स के ऊपर इफेक्ट देखा जाता है, एक डेबिट पे और क्रेडिट पे, और फिर इसको इसी तरह जर्नल में लिखा जाता है। ऊपर डेबिट की अमाउंट को लिखा जाता है, डेबिट की एंट्री करके, और नीचे क्रेडिट की लिखा जाता है।
तो ये जो चैप्टर 3 था इसका यही ओवरव्यू था। इसमें मेनली यही जर्नल और लेजर और अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के बारे में बताया। अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो लेजर में जो भी हमने सब टी अकाउंट्स बनाते हैं उसको डेबिट या क्रेडिट पे रिकॉर्ड करके अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में हम एक कॉलम्स बनाते हैं, एक डेबिट का और एक क्रेडिट का, और लेजर से ही सारे अकाउंट को उठा के जो डेबिट के हैं उनको डेबिट वाले में उनकी अमाउंट पुट कर दी जाती है और क्रेडिट वालों की क्रेडिट में, और एंड पे हमने डेबिट और क्रेडिट की अमाउंट इक्वल लेके आनी होती है और इस तरह से हमारा अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बन जाता है। तो ये जो 3 चीज़ें हैं इनका इस चैप्टर में ओवरव्यू दिया गया था जो मैंने बता दिया। अगर किसी का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।